कीरव ने निया के सादे कपड़ों पर नजर डाली और अचानक भीतर एक हल्की सी घबराहट महसूस की। अलग अलग देखा जाए तो वे विलासिता की वस्तु अच्छी कीमत ला सकती थी, लेकिन किरीन नीलामी घर के अंदर स्तर पर वह रकम खास मायने नहीं रखती थी। मगर असली फर्क उसकी संख्या से पड़ता था। वहाँ कम से कम 100 श्रृंगार की विलास की वस्तुएं थी और उनमें से हर एक अच्छी खासी कीमत ला सकती थी। आखिर यह छोटा सा लड़का इतना सामान यहाँ कहाँ से लाया है? कीरव ने मन में संदेह पैदा हुआ, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। किरीन नीलामी घर में कभी भी वस्तुओं की उत्पत्ति पर सवाल नहीं किए जाते थे। उन्होंने कई बार ऐसे साधारण कपड़े पहने ग्राहकों को देखा था जिनके पास गहने और महंगे और दुर्लभ खजाने होते थे। सादगी अक्सर दूसरों को भ्रमित करने के लिए होती थी। मेरे पास बस यही है, आप देख लीजिए कि ये यहाँ नीलामी के योग्य हैं या नहीं। निया इस दुनिया की मूल्य प्रणाली को नहीं समझती थी और न ही उसे किरीन नीलामी घर में मानकों की जानकारी थी, इसलिए वह केवल कीरव के आकलन पर ही निर्भर कर सकती थी। अगर वे इन्हें स्वीकार नहीं करते तो उन्हें इन वस्तुओं को छोटे छोटे बैच में बांटकर दूसरे नीलामी घर में भेजना पड़ता। साथ ही उसे जटायु परिवार की नज़रों से भी बचना पड़ता। ऐसी स्थिति में न सिर्फ उसे उपेक्षा से अधिक समय लगता, बल्कि और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। कीरव ने सिर हिलाया और कुछ स्वर्ण तथा आभूषण विशेषज्ञ को बुलाया ताकि वे जमीन पर बिखरी वस्तुओं की जांच कर सके। जैसा कि अपेक्षित था, उस ढेर में मौजूद हर एक सोने की वस्तु और गहना उत्तम गुणवत्ता का था। कीरव ने इसी स्तर की वस्तुएं केवल किरीन परिवार के मुख्य घर में देखी थी, लेकिन ये वस्तुएं बहुत ही मूल्यवान है। पर इन कुछ रत्नों पर घिसाव के निशान है। ऐसा नहीं लगता कि ये अकेली वस्तुएं बल्कि किसी पूरे सेट का हिस्सा रही होंगी। रत्न विशेषज्ञ ने अंगूठे के आकार के कुछ रत्न हाथ में लेकर कहा। निया ने उन रत्नों को देखा और चुपचाप बेहतर से याद किया जब उसने उन्हें निशा के पति के गहने के डिब्बे से अलग किया था। क्या ये वस्तुएं यहाँ नीलाम हो सकती हैं? उसने गैर जरूरी विवरणों को नज़रअंदाज करना बेहतर समझा। उसे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि वे किस सेट का हिस्सा थी। उसे बस ये जानना था कि किरीन नीलामी घर उन्हें स्वीकार करेगा या नहीं। किरीन नीलामी घर के प्रभावी होने के नाते कीरव स्वाभाविक रूप से उस बैच का काफ़ी सटीक अनुमान लगा सकते थे। मानकों के हिसाब से देखा जाए तो ये वस्तुएं बस किरीन नीलामी घर की कसौटी पर ही खरी उतरती थी। यह कोई ऐसा व्यापार नहीं था जिसके बिना वे रह नहीं सकते थे। लेकिन इस समय उनके विचार किसी और दिशा में थे। वे इस युवा ग्राहक के पीछे मौजूद प्रभाव और शक्ति के बारे में सोच रहे थे। बहुत कम लोग एक ही बार में इतनी बड़ी मात्रा में महंगी और विलासिता की वस्तुएं निकाल सकते थे। फायदे और नुकसान को तोलने के बाद कीरव मुस्कुराए। हाँ, ये वस्तुएं बहुत ही नीलाम हो सकती हैं। यदि आपके पास समय है तो हम अभी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उसके बाद हम जल्द से जल्द नीलामी की व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, निया ने सिर हिलाया। उसे मानना पड़ा कि किरीन नीलामी घर की कार्य प्रणाली बेहद कुशल थी। कुछ ही पलों में कीरव ने निया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। समझौते की शर्तें सीधी थी। किरीन नीलामी घर निया द्वारा सौंपी गई वस्तुओं की नीलामी करेगा और मुनाफे का 10% कमीशन के रूप में रखेगा। बाकी की राशि निया को दी जाएगी। समझौते के बाद निया ने सीधे लाभ राशि लेने का इरादा नहीं जताया। उसके बजाय उसने कीरव से चर्चा की कि क्या वह किरीन नीलामी घर के माध्यम से उसके लिए एक निश्चित मात्रा में लो ग्रेड दानव कोर खरीद सकते हैं। क्या आप निश्चित हैं कि आप वह धन दानवी कोर के बदले में लेना चाहती हैं? कीरव ने सावधानी से पूछा। हमारे वर्तमान अनुमान के अनुसार यदि आपकी पूरी नीलामी की कमाई लो ग्रेड डेमोनिक कोर खरीदने में लगाई जाए तो शायद आपको 1000 से भी अधिक कोर मिल जाएंगे। कीरव ने सोचा कि इस युवा ग्राहक को इतनी बड़ी संख्या के बारे में चेतावनी देनी चाहिए। आखिरकार दानवी कोर के उपयोग बहुत अधिक नहीं थे और लोग शायद ही कभी उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदते थे। निया मन ही मन हंसी। उसे कम से कम 30,000 दानवी कोर चाहिए थे, इसलिए 1000 दानवी कोर उसके लिए लगभग नगण्य थे। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जहाँ तक आपके किरीन नीलामी घर की कमीशन का सवाल है, आप वह रकम सीधे वस्तुओं की बिक्री से ही कट सकते हैं। निया भले ही नीलामी की दुनिया में नहीं थी, लेकिन वह इतना समझती थी कि किरीन नीलामी घर जैसी प्रतिष्ठा रखने वाली जगह उसकी वस्तुओं की मामूली रकम पर लालच नहीं करेगी। कीरव ने आगे कुछ नहीं कहा। वह समझ चुके थे कि ग्राहक अपने निर्णय पर अडिग है। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही निया की इस छोटी सी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया था।
फिर भी कमरे में मौजूद उस लड़के को लेकर उसकी जिज्ञासा बनी रही। उसे पूरे समय उसकी तीखी नज़रें, लगातार जांचती नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। भले ही उसके बेस ने अपने रूप को पहले ही बेहतर बना लिया था, पर वह अधिकतम अच्छा दिखने की सीमा तक ही था। उसी युवक की तुलना में तो फ़र्क आसमान का ज़मीन जैसा था। अगर सामने वाला कोई युवती होती तो वह कम से कम उसके रूप में दिलचस्पी समझ सकती थी, लेकिन वह तो साफ साफ एक आकर्षक युवक था और रूप में उससे न जाने कितना गुना बेहतर था। भाई, तुम खुद कितने हैंडसम हो और किसी और खूबसूरत लड़की को क्यों नहीं देख रहे? उसी जेंडर के एक ठीक ठाक दिखने वाले इंसान को घूरने में क्या दिलचस्पी है? निया ने अनुमान लगाया कि उसकी लो ग्रेड रूप परिवर्तन औषधि का असर किसी भी समय खत्म हो सकता है, इसलिए उसने वहाँ ठहरने का कोई इरादा नहीं किया। कीरव के साथ कुछ औपचारिक शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद वह जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गई। उस दुबली पतली आकृति को जल्दबाजी में जाते देख आर्यन खुद को हंसने से नहीं रोक सके। तीसरे सरकार कीरव ने आर्यन की अचानक हंसी और उलझन और हल्के भय के साथ देखा। आर्यन ने आलसी अंदाज में उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या विचार है उस युवक द्वारा लाई गई वस्तुओं के बारे में? क्या तीसरे युवा स्वामी उसकी मूल्यांकन क्षमता की परीक्षा लेना चाहते थे? कीरव ने गंभीर होकर कहा, वस्तुएं सभी उच्च गुणवत्ता की थी। एक ही बार में इतनी बड़ी मात्रा में ऐसी वस्तुएं तो निकालना इस बात का संकेत है कि उस ग्राहक की पृष्ठभूमि उतनी साधारण नहीं है जितनी वह दिखता है। इसलिए मैंने साहस कर यह लेन देन स्वीकार किया। और उसके अंतिम अनुरोध को देखते हुए इतनी बड़ी मात्रा में दानवी कोर का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होगा। 100 लोग भी इतनी मात्रा को सहजता से उपयोग नहीं कर पाएंगे। संभव है कि वह किसी धनी परिवार से है जो गुप्त रूप से अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने के लिए लोग रोड दानवी कोर खरीदना चाहता है। कीरव का विश्लेषण तर्कसंगत था। दानवी कोर की एक खासियत यह थी कि उसकी कीमत कम होती थी, साथ ही उसके दुष्प्रभाव भी गंभीर नहीं होते थे। इसलिए जिन परिवारों के पास जादुई कोर जड़े हथियारों का खर्च उठाने की सम्मतता नहीं होती थी, वे अपने अधीनस्थों के प्रशिक्षण के लिए दानवी कोर का उपयोग करते थे। कीरव का विश्लेषण सुनकर आर्यन बस हल्के से मुस्कुराया। उसकी पृष्ठभूमि वाकई साधारण नहीं है, उसने लापरवाही से कहा। इतनी बड़ी मात्रा में टॉप स्तर की विलासिता की वस्तुएं किसी भी साधारण धनी परिवार के पास आसानी से उपलब्ध नहीं होती। उनमें से कुछ वस्तुएं तो उनके अपने कमरों में रखे आभूषणों के बराबर थीं। ऐसी गुणवत्ता की स्वर्ण वस्तुएं तो रंगून साम्राज्य में शायद केवल 3 या 4 दुकानों में ही बनती थी, और उन दुकानों की अधिकांश वस्तुएं राजधानी की प्रभावशाली शक्तियों द्वारा ही खरीद ली जाती थी, जिसमें 5 महान कुलीन परिवारों का हिस्सा सबसे बड़ा था। लेकिन उनके पास तो इतना धन था कि उन्हें सोने की वस्तुएं बेचने के लिए नीलामी की जरूरत ही न पड़ती। कीरव का विश्लेषण सही था, लेकिन उन्होंने एक बिंदु नज़रअंदाज कर दिया। वे कुछ उपेक्षित और क्षतिग्रस्त रत्न जिनकी गुणवत्ता बुरी नहीं थी, आखिरकार किस परिवार द्वारा ऐसे विलासिता के ढेर में रखे जाते थे जो बिक्री के लिए भेजे गए हों? आर्यन की मुस्कान में हल्की सी दिलचस्पी उठी। उन्हें 70 से 80% यकीन हो चुका था कि उन वस्तुओं का स्रोत क्या है। उस युवक की काबिलियत असाधारण होनी चाहिए जो इतनी बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता की विलासिता की वस्तुएं हासिल कर सका। पहला सौदा सफल होते ही निया के चेहरे पर लौटते वक्त हल्की सी संतुष्टि तैर रही थी। मथन ग्रह की हवा उस दिन उसे कुछ अलग ही लग रही थी। रंगून साम्राज्य के शहर में स्थित जटायु परिवार लौटते समय उनके कदम हल्के थे और आंखों में शांति चमक थी, जैसे भीतर कोई हिसाब बराबर हुआ हो। अगले कुछ दिन उसके लिए काफ़ी सहज रहे। तिलस्म का जादू और शारीरिक साधना दोनों के अभ्यास में उसका मन ठीक से लगने लगा। वह सुबह जल्दी उठती, हथेली खींचकर ऊर्जा महसूस करती, फिर गहरी सांस लेकर खुद को संभालती। शरीर और मन दोनों को काबू में करना वह सीख रही थी। उधर शिवानी आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकलने लायक ठीक हुई, लेकिन जिस दिन आग भड़की थी उसने जो धमकी दी थी वही सच साबित हुआ। आग ने उसके बाल और भौहें पूरी तरह जला दिए। उसका सिर अब बिल्कुल अंडे जैसा चिकना दिखता था। चेहरे की बनावट छोड़ दे तो कुछ भी नहीं बचा। आईने के सामने खड़ी होकर वह रोज रोती, हाथ से सिर को छूती, फिर घबराकर वापस खींच ली। यह मेरे साथ ही क्यों? उसकी आवाज़ कमरे की दीवार से टकराकर लौट आती। वह बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थी। उस दिन क्या हुआ था उस पर उसने चुप्पी साध ली। निशा के पति और पापा जी चाह कर भी निया पर इंतजाम नहीं लगा सके, कोई सबूत ही नहीं था।
बेबस होकर वे अलग अलग नीलामी ग्रोह के चक्कर लगाते रहे, बाल उगाने वाले महंगे पोषण खरीदने और उम्मीद करते थे कि शिवानी का सिर पहले जैसा हो जाए। इधर प्रमुख धीरज की किसी और ही चिंता में थे। जटायु परिवार को जगाने के लिए संत जी को बुलाना जरूरी था। पिछली घटना के बाद सुरक्षा पहले से ही कड़ी कर दी गई थी। उन्हें तुरंत बर्फीली आत्मा लोमड़ी को देवभूमि भेजा संदेश के साथ। कुछ ही दिनों में खबर आई, 10 दिन बाद संत जी रंगून साम्राज्य के लिए रवाना होंगे और फेना की शहर आकर जटायु को जागृत करेंगे। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे बरसों बाद उम्मीद की किरण जागी। 100 साल से ज़्यादा की गिरावट के बाद अब मान सम्मान लौटने की संभावना थी। अगले 10 दिनों तक हर सदस्य दोगुनी लगन से जुट गए। आंगन साफ किए गए, दीवारें सजाई गई, अभ्यास कक्षा में सन्नाटा गूंजने लगा। अर्नव, आरव और शिवानी तीनों को उनके पिता बार बार कमरों में बंद कर विशेष ट्रेनिंग देते। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आवाज़ें सख्त होती, सफल हुए तो भविष्य बदल जाएगा। 10 दिन बाद यह घर फिर शिखर छू सकता था। पर निया इनसे इनका सब कुछ का कोई भी लेना नहीं था, देना था। जब बाकी लोग तैयारियों में डूबे थे, वह अपने ही संसार में मगन थी। सुबह तिलस्म का जादू, दोपहर शारीरिक साधना और बीच में एक छोटा सा सफर। किरण नीलामी घर तक। किरण ने उसके लिए 3728 दानव विष्ट के कोर तैयार रखे थे। इस बार वह बेस बदलने का पोर्शन भूल गई। फिर भी कोई अड़चन नहीं आई। वह चेहरा, वह रहस्यमय युवक फिर नहीं दिखा। सौदे की खुशी में किरण ने उसे एक ऊंची श्रेणी की जादुई अंगूठी भेंट की। 100 घन मीटर जगह 30,000 कोर की आराम से समा जाए। हमारा सौदा अच्छा रहा, किरण ने झुककर कहा। और निया ने कुछ पल उसे देखती रही। अचानक इतना मना बन सख्त हुआ। पर फायदा सामने हो तो मना करना मूर्खता होती है। और किरण को उसकी असली पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था। 3000 से ज़्यादा निम्न स्तर के कोर वह चुपचाप अपने कमरे में ले आए। दरवाज़ा भीतर से बंद किया। अंगूठी में से एक मुट्ठी कोर निकाले। उसकी उंगलियां ठंडी थी, पर आंखों में दृढ़ता थी। चलो, किसी का भोजन चाहिए, उसने धीमे से कहा। जालिम उसके भीतर ही था, कोई दिखावटी हरकत नहीं, बस निया के जरिए ऊर्जा खींचता हुआ। उसके हाथों के कोर धीरे धीरे रोशनी की पतली धाराओं में बदल गई। वह रोशनी उसकी भौं के बीच समा गई। निया ने सांस रोकी। यह दृश्य देखकर रात भर कमरे की हल्की चमक तैरती रही। सुबह तक एक भी कोर बाकी नहीं बचा था, लेकिन जालिम के लिए यह तो जैसे एक घुट पानी के ही बराबर था। निया ने खाली अंगूठी की ओर देखा, फिर मुट्ठी बीच ली। इतना काफ़ी नहीं है, और चाहिए। उसे अंदाजा नहीं था अगली बार उसका निशाना कौन होगा, और वह कदम मंथन ग्रह के कई बड़े घरानों की नींद उड़ा देगा।